ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पॉलिटी का पार्ट 6 होगा और आज हम दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे और उनसे रिलेटेड आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे वो देखेंगे। अब देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन पूछा था और ये इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन तो नहीं था ये, लेकिन इलेक्शन पर बेस्ड था। तो इस बार जनरल इलेक्शन हुए हैं तो हो सकता है कि आयोग फिर से रिपीट कर दे इस टाइप का कोई क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे ये फाइनेंस कमीशन से है, और एक दूसरा क्वेश्चन और फाइनेंस कमीशन 30 फाइनेंस कमीशन, ये काफी पुराना क्वेश्चन है। बस हमको ये जानना है कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता है और जो करंट में चल रहा होता है उस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। हम देखेंगे करंट अफेयर भी। देखिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में हम सॉरी इलेक्शन कमीशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे हम, एक तो इलेक्शन कमीशन और एक फाइनेंस कमीशन। तो पहले तो हमको आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कौन से आर्टिकल से ये रिलेटेड है। तो फाइनेंस कमीशन देखिए, एक साइड होता क्या है कि आर्टिकल दे देता है और दूसरी साइड देता है वो आपको, दूसरी साइड एक साइड आर्टिकल दे देता है और एक साइड दे देता है आपको, वहां पर बॉडी दे देगा कि भाई ये जो है बॉडी, जैसा कि एक साइड आपको दे देगा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और यहाँ पर दे देगा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 324। तो मैच द फॉलोइंग करा सकता है। और पहले जो इलेक्शन कमीशन है ये कब बना था? 25 जनवरी 1950। ये बात, ये डेट याद रख लेना, आपको बहुत जरूरी डेट है ये। क्रोनोलॉजिकली आपसे अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना। अब ये इलेक्शन जो कंडक्ट कराते हैं, क्या किस किस के इलेक्शन ये कंडक्ट कराते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराती है जो इलेक्शन कमीशन होता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके इलेक्शन कंडक्ट कराती है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसका इलेक्शन कंडक्ट कराती है। और ये ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप लोकल बॉडी में बात करें कि पंचायती राज या फिर म्यूनसिपैलिटीज, तो उनके इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए जाते, उनके लिए अलग से एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बना गया है। वो हम देखेंगे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो पंचायती राज और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि आयोग इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और एक इमरजेंसी, तो ये आपको टॉपिक स्किप नहीं करनी चाहिए, इनसे आयोग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये इलेक्शन के बारे में हो गए। अब बात करते हैं हम कि जो इलेक्शन कमीशन है, क्या वो एक सिंगल मेंबर बॉडी है या फिर एक मल्टीपल मेंबर बॉडी है? देखिए, अगर जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। उस टाइम पर केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। अभी दो मेंबर और ऐड कर दिए गए। क्यों ऐड करेगा ये भी हम देखेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 16 अक्टूबर 1989 को दो इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, दो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो इलेक्शन देख, तो एक तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो और अपॉइंट कर दिए गए। ये कब हुए थे? 1989 में। अब ये ऐसा क्यों बढ़ाए गए? तो तीन हो गए। देखिए, उसका एक रीजन ये है कि 61 में 61 कौन 61 1981 में, सॉरी 1988 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस एक्ट के अंदर जो वोटिंग एज थी वो 18 साल कर दी गई। पहले 21 साल थी, 21 साल से कम करके उसको 18 साल कर दिया गया। तो इसलिए जो वोट डालने वाले लोग थे उनकी संख्या बढ़ गई। तो इलेक्शन कमीशन पर ज्यादा बर्डन आ गया। तो उनके बर्डन को कम करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद में अक्टूबर 19 फिर उसके बाद में ये होता है कि 1990 के अंदर फिर से जो दो इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे हेल्प करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनको हटा दिया गया, फिर से हटा दिया गया। फिर अक्टूबर 1993 के अंदर उनको फिर से अपॉइंट किया गया। तो अभी से लेकर तब से लेकर 1993 से लेकर अब तक जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दूसरा होता है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो तीन मेंबर की ये बॉडी है। हालांकि असिस्ट करने के लिए बहुत सारा स्टाफ होता है। तो ये वाला जो, एक तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 ये कब आया था और ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब देख लेते हैं कि इसका जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है, कितने साल तक ये ऑफिस में रह सकते हैं। देखिए,
इनका जो टर्म होता है ऑफिस का वो या तो 6 साल होता है या फिर 65 साल एज। अगर मान लो किसी की एज 65 साल हो गई तब उसको वो ऑफिस से हट जाएगा, या फिर उसका जो पूरे 6 साल का जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया तो वो हट जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था। देखिए सुकुमार सेन जो थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, और अभी करंट में 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो राजीव कुमार। इनका नाम याद रखना। देखिए आयोग अभी पूछ सकता है किसको अपॉइंट किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बस आप कैसे पढ़ कर जाते हो इस बात पर डिपेंड करता है। मान लो यही क्वेश्चन आ जाएगा फिर कैसे करोगे, फिर नहीं हो पाएगा। तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा ये देखते हैं कि श्याम शरण नेगी पहले जब भारत आजाद हुआ तो 1951 के अंदर पहली बार जनरल इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन में वोट डालने वाले भारत के पहले नागरिक थे। तो इनका नाम याद रखना, श्याम शरण नेगी। और ये कहाँ के थे, देखिए कल्पा जगह है एक, तो वहां पर याद रख लेना। हो सकता है आयोग आपसे यही पूछ ले भाई कहाँ कौन से गांव से बिलोंग करते थे। तो देखिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मैंने आपको बताया 6 या 65 साल, 6 ईयर या फिर 65 साल, इन दोनों में से जो भी कोई हो जाता है। देखो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर हो गया सी। उसके बाद में who was the first person to vote the first general election in India 1951 to 1952, तो श्याम शरण नेगी ऑफ कल्पा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप देखो किसी भी सेक्शन को पढ़ रहे हो तो आपको उसका करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको ये तो पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से रिलेट करता है। तो आर्टिकल 280 से फाइनेंस कमीशन रिलेट करता है। एक जैसे मैंने कहा कि एक साइड आर्टिकल दे दी जाएंगे, दूसरी साइड उसकी बॉडी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर मतलब कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ के तो बहुत जरूरी है। अब ये जो हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि तो इस टाइम जो है 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया है, और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये इनके जो चेयरमैन है कौन है। देखिए 16 नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है इसको अपॉइंट किया गया है। कौन सी डेट को अपॉइंट किया गया है ये जरूरी नहीं है कि कौन सी डेट को, लेकिन इसके चेयरमैन कौन है। तो देखिए इसके जो चेयरमैन है आपको पता होना चाहिए, अरविंद पनगरिया। तो ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। और एक अगर आपको हो सकता है तो इनके नाम भी याद देख लेना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या इज द मेंबर ऑफ द और 16 फाइनेंस कमीशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग। लेकिन इनका जो चेयरमैन है ये जरूर करके जाना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप मतलब इनके क्वेश्चन करके जाओ, क्योंकि आयोग ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ये जो है इनका जो रिकमेंडेशन है वो 1 अप्रैल, इनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और अगले 5 सालों तक रहेगी, क्योंकि 5 सालों तक ही इनका। और 30 मार्च और 2026 तक जो है ये जो 15 फाइनेंस कमीशन बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन लागू रहेंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हाँ, हम ये कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है। देखो फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि जो टैक्स होते हैं, जो नेट टैक्सेस होते हैं, उनको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और इधर होते हैं स्टेट, तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, और इनके बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे एक पहला स्टेट दूसरा स्टेट, इनके बीच में भी किसको कितना एलोकेट दिया जाएगा वो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है इनको फाइनेंस कमीशन को बताई जाती है कि भाई जो जो इस पर काम करेगा उसको इतना टैक्स मिले, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ये फाइनेंस रिलेशन की तरह सेंटर और स्टेट के बीच में काम करता है। अब जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो आयोग ने पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। देखो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इट एंश्योर द फाइनेंशियल प्रूडेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो नहीं है। इट डील्स विद द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ये बिल्कुल सही बात है। इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इट फैसिलिटेट द जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल फाइनेंस अमंग द पीएसयू, तो पीएसयू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये।
और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करता है ये, ठीक है? ये केवल एक फाइनेंशियल रिलेशन की तरह काम करता है सेंटर और स्टेट, क्योंकि जो सेंटर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं टैक्स में और सेंटर फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये 13 फाइनेंस कमीशन था, तो उसमें यहाँ पर ग्रांट इन एड देखो, वैसे 15th वाला जो आया था वो काफ़ी पुराना हो गया है, तो अभी मुझको नहीं लगता है कि इतना पुराना कोई पूछेगा, तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जो नई करंट अफेयर है ना, ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसको जरा आप करके जाना कि भाई उसका चेयरमैन कौन है, उसके मेंबर कौन है, तो हो सकता है कि आयोग वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो ये हमने देखिए, मैंने आपको इसके इनके बारे में बताया, आर्टिकल जरूर करके जाना, ये बहुत जरूरी है कि आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, कुछ के तो बहुत जरूरी है। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे ये केसी नियोगी थे, और ये पहले ही मतलब जो चेयरमैन थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के, वो केसी नियोगी थे। अब ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बहुत ही कम, बहुत रेयर, कम मतलब रेयर ही क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, कि आपको बहुत ज्यादा बाल की खाल खींच रहा है आयोग, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है सभी के लिए। तो ये हमने देखे कि आयोग ने पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, आप पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर आप ऐसे ही पढ़ कर चले जाते हो और आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, तो देखिए क्वेश्चन पेपर इजी नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है। तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो प्री को निकालना। तो अब हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।